Hello everybody, this is A.S. Pandit here and today we are starting the very important subject that is solid mechanics which is also known as strength of material. Strength of material भी इसको बुलाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। एनालिसिस सेपरेटली आपके लेक्चर के में एक हम लोग क्या करेंगे, एक टैब बना देंगे, उसमें सेपरेटली एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज एग्जाम के अकॉर्डिंग अपलोड हो जाया करेगी, आप उसको फॉलो अप करते रहोगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं बहुत बेसिक से। बिल्कुल मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है। व्हाट आई एम कंसीडरिंग इज दैट यू नो नथिंग एंड आई वांट यू टू बी जीरो। आप जीरो बन के समझोगे, जीरो से हीरो हम आपको बनाते हैं यहाँ पे। फिर तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर कोई आपसे पूछता है, कोई बच्चे से भी पूछा जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब बताओ, तो ही विल सिंपली से मटेरियल की स्ट्रेंथ। बट स्ट्रेंथ होता क्या है? देखो, दो चीजें होती हैं हमेशा किसी भी चीज की। अगर आप फेलियर की बात करते हो, अगर मैं आपसे कहूं ये पेन है, ये फेल हो सकता है, समझना, कॉन्सेप्ट समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं ये पेन है, ये फेल हो सकता है, तो फेल होने का मतलब होता है हमेशा दो चीजें होती हैं फेल होने का मतलब। द फर्स्ट थिंग इज दैट फेलियर मीन्स द फेलियर कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और द फेलियर कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ स्टिफनेस क्राइटेरिया। कभी भी किसी भी चीज को फेल करने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है इसकी ताकत। ताकत किसकी कैसे जानोगे? उसको तोड़ के। तो इसका मतलब अगर ये टूट जाता है तो इसकी ताकत एक्सीड करके, तो ये स्ट्रेंथ फेलियर कहलाता है। बट डिस्टॉर्शन अगर हो जाता है, ये मुड़ जाता है, ये बेंड हो जाता है, ये सब चीजें होती है डिस्टॉर्ट होना। डिस्टॉर्ट का मतलब टूटा नहीं होता है, मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, क्रैक्स आ गए, ये सारी चीजें डिस्टॉर्शन के अंदर आती हैं। ट्विस्ट हो गया, वो होता है स्टिफनेस फेलियर। तो दो तरीके से यहां पे हमारे पास फेलियर होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो आप डिस्कस करते हो वो स्ट्रेंथ फेलियर को कंसीडर करके चीजें डिस्कस करते हो, स्टिफनेस को हम यहां डिस्कस नहीं करते हैं। अब बात ये आती है कि स्ट्रेंथ होती क्या है, ये सॉलिड मैकेनिक्स एक्चुअल में है क्या। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पेन है, इस पेन की आपको एनालिसिस करनी है, इस पेन की स्ट्रेंथ बतानी है, या मैं आपसे इतना पूछूं कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो किसी भी चीज की स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब भी आप उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगा रहे हो तो उसका जो रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है वो उसकी ताकत है। अगर मैं आपको धक्का दे रहा हूं, मैंने कई बार पहले भी समझाया है, अगर मैं आपको पुश कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, तो आपकी बॉडी मेरे पुश को रेजिस्ट करने के लिए कोई रिस्पांस डेवलप करेगी। वो जो रिस्पांस डेवलप करती है बॉडी, जब उस रिस्पांस की स्टडी की जाती है अलग अलग क्राइटेरिया को बेस रख के, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, उस स्टडी को बोलते हैं। तो इट मींस दैट व्हाट इज सॉलिड मैकेनिक्स? सॉलिड मैकेनिक्स इज जस्ट द स्टडी ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की स्टडी है, स्टडी ऑफ रिस्पॉन्स और बिहेवियर। बिहेवियर मतलब कैसे वो बिहेव कर रहा है मटेरियल, कैसे वो बिहेव कर रहा है मटेरियल। अब आ जाओ, एक बहुत छोटी सी चीज समझ लेते हैं सबसे पहले। अगर मुझे आपकी रिस्पॉन्स को जानना है कि आप कैसे बिहेव करने वाले हो, ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं आपको धक्का मार रहा हूं और मुझे ये पता करना है कि आप कैसे बिहेव करने वाले हो, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टीज क्या है। आपकी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी एबिलिटी है, क्या क्या चीजें, किस किस टाइप से आप फोर्सेस को हैंडल कर सकते हो, ये सारी चीजें मुझे पता करनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी का पता करना पड़ेगा। आई हैव टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज। जब तक मैं आपकी प्रॉपर्टी का पता नहीं कर लूंगा, तब तक मैं नहीं कह सकता कि आप मुझे क्या रिस्पॉन्स दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दो लोगों को धक्का मारना है। एक बंदा जिम जाता है, बहुत बढ़िया, उसने बॉडी वॉडी बना रखी, दूसरा बेचारा जिम नहीं जाता, खाना भी बहुत कम खाता है। तो पहले मुझे पता चल गया, मैंने प्रॉपर्टी पता कर ली, ये बंदा खाना कम खाता है, ये बंदा जिम नहीं जाता है, ये बंदा जिम जाता है, बहुत प्रोटीन खाता है। तो इसका मतलब मुझे किसको पुश करना इजी होगा? इधर वाले को पुश करना, जो बेचारा कम खाता है, कमजोर है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज मैंने पता कर ली। It means that in order to understand, in order to study, ध्यान से समझते रहना, the response or behavior of anything, let's say that anything, you have to first make yourself understand about the property of that particular thing. Thing can be metal or anything, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब strength of material means you have to study the response or behavior of any material, but before understanding the response, what you have to do is that you have to understand the property. किसी की response या behavior को जानने से पहले उसकी नेचर, प्रॉपर्टी का पता करोगे। ये हुआ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक। बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, कुछ भी नहीं आता है मान के चल रहे हैं, और धीरे धीरे कनेक्शन बना के चल रहा। कनेक्शन बना के चलोगे तो रिवीजन में और याद रखना बहुत इजी होता है। अगर कनेक्शन टूटता है तो रिवीजन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको कनेक्शन बना के चलना है चीजों के बीच में। फाइन, नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब मुझे इतना पता चल गया, मुझे पहले प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है।
क्यों करनी? क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स जानना है, मुझे सामने वाली चीज का रिस्पॉन्स जानना है। यहां पे जो आप स्टडी करने वाले हो उसको आप बोल रहे हो सॉलिड मैकेनिक्स, इसका नाम है सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक है, स्टडी क्या है वो आप समझ चुके हो, थोड़ा सा बेसिक हमने देख लिया है। सॉलिड मैकेनिक्स को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके सामने यहाँ पे दो वर्ड लिखिए, इसको अगर हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो वन इज सॉलिड, अनदर इज मैकेनिक्स। इसको अगर आप ब्रेक कर देते हो तो यू विल फाइंड टू डिफरेंट वर्ड, वन इज सॉलिड, अनदर इज मैकेनिक्स। इट मींस दैट सॉलिड इज ए कॉम्पैक्ट बॉडी। सॉलिड का मतलब जानते हो, सॉलिड का मतलब होता है कॉम्पैक्ट बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत बढ़िया तरीके से, एक ऐसी बॉडी जिसके मॉलिक्यूल जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कंपैक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए। इसका मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर कि आपके पास कोई भी सॉलिड बॉडी, लेट्स से दैट यू हैव दिस पर्टिकुलर बॉडी, इफ दिस इज अ सॉलिड बॉडी व्हिच यू हैव, तो इसका मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एकदम कॉम्पैक्ट होंगे। द मॉलिक्यूल्स विल बी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, द मॉलिक्यूल्स विल बी लाइक दिस। ऐसे करके सारे मॉलिक्यूल जो है वो क्लोजली एकदम अटैच्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे, चिपके हुए होंगे इस तरीके से। फाइन, तो ये तो हो गई सॉलिड बॉडी की बात। अब बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स मींस द स्टडी ऑफ मोशन और मूवमेंट, स्टडी ऑफ मोशन और मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी। इट मींस दैट मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन और मूवमेंट। ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, कोई किताब की जरूरत नहीं है। और मूवमेंट, यही किताब है जो आपके सामने मैं लिख रहा हूं। पूरा पढ़ाते पढ़ाते एक किताब लिख दूंगा, अगर आप नोट करते रहो तो वो किताब मुझे दे देना, मैं छाप दूंगा अपने नाम से, ठीक है ना। स्टडी ऑफ मोशन और मूवमेंट, किसी भी चीज के मूवमेंट या मोशन की स्टडी। मूवमेंट मोशन जानते हैं ना, चलना मुड़ना, ये सब मूवमेंट मोशन में आते हैं। अब अगर आप इनको जोड़ देते हो, इफ यू विल कंबाइन दीज टू वर्ड्स, व्हाट यू विल गेट सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स मींस वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ मोशन और मूवमेंट ऑफ एनी सॉलिड बॉडी। हाउ यू विल स्टडी दैट? How you will study that? In order to study that, you have to study first the properties of that particular body. प्रॉपर्टी पता कर रही है सबसे पहले। प्रॉपर्टी पता करने के बाद क्या करोगे? उस बॉडी की स्टडी करोगे। क्यों करोगे स्टडी? क्योंकि मुझे उसका रिस्पॉन्स जानना है। क्यों जानना है रिस्पॉन्स? क्योंकि मुझे कोई स्ट्रक्चर या कोई चीज बनानी है। अगर मुझे फॉर सेलेक्ट एग्जाम्पल मुझे घर बनाना है, ठीक है, एक छोटा सा कमरा बनाना है, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा ना उस कमरे पे कितना लोड आएगा, ठीक है। अब उस लोड को हैंडल करने के लिए मैं जो दीवार लगाऊंगा, जो ईंट लगाऊंगा, जो सीमेंट, उसकी ताकत पता करनी पड़ेगी ना। ताकत कैसे पता करोगे? जब उसकी नेचर पता करोगे, भैया वो ब्रिक बनी कैसी चीजों से है, कमजोर चीजों से। तो कमजोर ताकत क्या है? उसका रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स किसके आगे? ऊपर से जब लोड आएगा उसके आगे। दैट्स द सेम थिंग इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट और डेवलप सर्टेन थिंग्स यूजिंग अ सर्टेन मेटल, देन यू हैव टू गो फॉर इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दिस पर्टिकुलर स्टडी। से स्टडी पे जाना पड़ता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? सॉलिड मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन और मूवमेंट ऑफ सॉलिड बॉडी, ठीक, which basically refers to the study of response or behavior of that particular body. Why you want to study the response or behavior? क्यों response और behavior स्टडी करना है? क्योंकि आपको पता करना है कि वो बॉडी एक सर्टेन टाइप की फोर्स हैंडल कर सकती है या नहीं कर सकती है। क्यों पता करना है? क्योंकि मुझे कोई चीज बनानी है। क्यों बनानी है? इतना क्यों पे नहीं जाना है, मतलब मुझे पता करना है उसकी अगर कितनी पावर है, उसके पास कितनी ताकत है, वो पता चल गई तो फिर मुझे ये पता लग जाएगा कि वो बॉडी कितना लोड हैंडल कर सकती है। वो लोड मुझे उस बॉडी को देना होता है। इसको आगे और डेप्थ में पढ़ेंगे। वही चीजें एसएफडी बीएमडी में हम पढ़ते हैं, कितना शियर फोर्स पे वो ब्रेक होगा, कितने बेंडिंग मोमेंट पे ब्रेक होगा, वही चीज है। यहाँ से सब स्टार्ट होता है, सब लिंक्ड है, एवरीथिंग इज इन कनेक्शन। फाइन, इतना हमें समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, सॉलिड बॉडी हो गई, दिख गया, गोल गोल बढ़िया मॉलिक्यूल्स है इसके, एकदम अटैच्ड है, लेकिन सर ये तो बता दो सॉलिड का मोशन कैसे हो जाएगा? सॉलिड तो मूव कर ही नहीं सकता। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए ये क्वेश्चन। पूछा करो बार बार, जब भी कोई चीज मैं बोलता हूं क्वेश्चन दिमाग में पूछा करो, ये ऐसा बोला सर ने तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, से पूछ लिया करो, फिर मुझसे भी पूछ लिया करो। फाइन, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सर सॉलिड बॉडी का मूवमेंट कैसे हो जाएगा। समझो, लिक्विड बॉडी अगर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि एक आपके पास पाइप है, ये कोई पाइप है, ठीक है, इस पाइप के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब लिक्विड तो मूव करता है, उसके मॉलिक्यूल्स तो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो लिक्विड का मोशन तो पढ़ सकते हो। बट सॉलिड तो कॉम्पैक्ट बॉडी हो गई, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो ऐसे अटैच है, जुड़े हुए, चिपके हुए एक दूसरे से, तो सॉलिड बॉडी जो है, ये सॉलिड बॉडी तो मूव नहीं करती। इसका मतलब ये हो गया, आप मोशन स्टडी, आप स्टडी क्या कर रहे हो? सॉलिड मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन और मूवमेंट ऑफ सॉलिड बॉडी। तो यहां पे आप इस सॉलिड बॉडी के मूवमेंट की स्टडी करते हो, ना कि मोशन की स्टडी करते हो। नोट कर लो, वी हैव टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ सॉलिड बॉडी इन सॉलिड मैकेनिक्स। हाउ?
विल अंडरस्टैंड दैट कैसे करते हैं। मूवमेंट क्या क्या हो सकता है, मूवमेंट कैन बी एनीथिंग, मुड़ जाना, बेंडिंग इज अ मूवमेंट, डिफ्लेक्शन इज अ मूवमेंट, पढ़ेगी क्या क्या होता है, लंबा हो जाना, when the length will increase, this is also certain type of linear movement, all these are movement. So what you can do is that in case of solid you can create certain movement, you can twist the solid body, you can bend the solid body, you can extend the solid body, but you cannot move the molecules which are present inside the body. That means हम उसको movement पूरी body का ला सकते हैं, molecules का नहीं ला सकते हैं। इस पे बेस एक स्टडी आती है, जिस स्टडी को बोला जाता है सिस्टम अप्रोच। अभी सारा रिवीजन कर लेंगे, सिस्टम अप्रोच रिवीजन करते चलेंगे, दिमाग में छपता चलेगा। समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेमोरी टेक्निक में काम आती है। मैं आपको ऐसी मेमोरी टेक्निक से पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में सब छप जाएगा। फाइन, सिस्टम अप्रोच क्या कहती है, देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ना है, सॉलिड के मूवमेंट को पढ़ना है। सॉलिड मूव करता नहीं क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स तो चिपके हुए होते हैं। सिस्टम अप्रोच ये कहता है, system approach is basically an approach to study the solid mechanics, that is the movement of solid. You can study using this system approach. System approach ये कहती है कि अगर कोई solid body है आपके पास, अगर कोई solid body है आपके पास, तो ये solid body जो ये आपके सामने यहाँ पे ऐसे करके रखी हुई है, इसके अंदर जितने भी molecules होंगे, the molecules which are present inside this particular system, system means the solid body, the molecules which are present inside this particular system, they will remain same, they cannot decrease or increase. Whatever the molecule, जितने molecules इसके अंदर present है, वो decrease increase नहीं हो सकते, वो same रहेंगे। System approach says that the matter inside the system, note कर लेना, the matter inside the system, matter means the molecules, the matter inside the system remain constant, ये रहता है constant. It can not be increased and it cannot be decreased. Matter is always same. जितना समान है वो है. System approach says that the matter remains same inside the system, but the boundary condition may change. But the boundary condition may change, which says that these lines, ये जो boundary condition दिख रही है, ये lines आगे पीछे हो सकती है. Now let's imagine एक rubber band ले लो, एक रबर बैंड ले लो मोटा वाला, ये मान लो रबर बैंड है, इतना मोटा मैंने लिया। अगर मैं इसको पकड़ के दोनों साइड से खींचूंगा और मैं इसको लंबा करूंगा, मैं मूवमेंट क्रिएट कर रहा हूं ना इसमें, लीनियर मूवमेंट, तो ये ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं यहां से लंबा कर रहा हूं तो ये यहां से पतला हो जाएगा, होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है वो सेम है। एक साइड से खींचोगे तो अंदर सामान तो सेम है, ज्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता, सामान नहीं इंक्रीज कर सकता। तो जब एक साइड से आप खींच रहे हो दूसरी साइड से कम होना है, क्योंकि अंदर वाला सामान तो सेम है। अगर मेरे पास ये बॉडी है और मैं इसको दूसरी साइड से खींचता हूं और ये बॉडी कुछ ऐसे लंबी हो जाती है, तो इस लंबी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स तो यही होंगे, और लंबा करा इधर से अगर बढ़ाया तो ऑब्वियस ही बात है मॉलिक्यूल्स अगर सेम होंगे तो इसका मतलब ये बॉडी यहां से रिड्यूस होगी ही होगी। तो दिस इज व्हाट सिस्टम अप्रोच इज। सिस्टम अप्रोच सेज दैट द मैटर इनसाइड द सिस्टम रिमेन फिक्स्ड बट द बाउंड्री कंडीशन में वेरी। अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया? हमने अब तक ये क्या चीजें समझ ली है, इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बता रहा हूं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते जाना, सब कॉन्सेप्चुअल है, आपको आगे तक फायदा देंगी, इंटरव्यू तक जितना हम पढ़ेंगे वो इंटरव्यू तक आपको क्लियर करा जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे, बस समझते चलना चीजों को। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? वी हैव टू स्टडी सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स मीन द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ सॉलिड, दैट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉलिड बॉडीज। सॉलिड बॉडी का मूवमेंट डायरेक्टली नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली होता है, हम उसको रोटेट, बेंड, खींच सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये सब चीजें वी कैन डू विद द सॉलिड। Why you are studying the solid mechanics? Why you are studying the motion of the fluid? We are studying the motion और movement of the body. क्यों मूवमेंट पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको वो बॉडी बना के किसी स्ट्रक्चर में लगाना है, और इस स्ट्रक्चर पे आने वाला है लोड। वो बॉडी उस लोड को हैंडल करेगी, वो तभी हैंडल कर पाएगी जब वो लोड उसमें जो भी मोशन क्रिएट कर रहा है वो मोशन के बारे में आपने स्टडी की होगी, उस मूवमेंट के बारे में आपने स्टडी की होगी। अगर मैं पेन को ऐसे मोड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं पेन ना मुड़े, तो पहले ही मैं इसकी स्टडी करूंगा कि ये कितनी फोर्स पे मुड़ेगा, उससे कम फोर्स ऊपर से आनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा? मुझे तो बचानी है ना अपने स्ट्रक्चर को, मुझे तो टूटने से रोकना है स्ट्रक्चर को। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग सॉलिड मैकेनिक्स। कैसे पढ़ रहे हो? सिस्टम अप्रोच से पढ़ रहे हो। सिस्टम अप्रोच, मैटर इनसाइड द सिस्टम रिमेन फिक्स्ड बट द बाउंड्री कंडीशन में वेरी। इसलिए आप देखना सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर मॉलिक्यूल सेम होंगे, सेक्शन रेक्टेंगल भी हो सकता है, सेक्शन सर्कुलर भी हो सकता है, सेक्शन आई भी हो सकता है। बट जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या कहता है? स्टेट्स ऑफ मैटर ये कहता है वी हैव थ्री मेन स्टेट्स ऑफ मैटर। वन इज सॉलिड, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इज लिक्विड, जिसकी हम बात करेंगे, नेक्स्ट इज गैस, उसकी भी हम बात करेंगे।
सॉलिड के जो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉलिड बॉडी होती है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बोला था ये होते हैं कॉम्पैक्ट, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्ट, बट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस दे कैन मूव, दे हैव अ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इनके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। लिक्विड को देखो ना, रिलेटिव मोशन, मोशन है यहाँ पे, मोशन है तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना इजी है। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब इसके मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं, तो इन दोनों को उठा के एक सिंगल कैटेगरी में रख दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड। और जब मैं इसकी मूवमेंट की स्टडी करता हूं, किसके, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स की, उसकी मूवमेंट की स्टडी नहीं कर सकते। इसके अलग टाइप के मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स नहीं भाग रहा है, बॉडी मूव आगे पीछे हो रही है, यहां मॉलिक्यूल भाग रहा है। व्हेन आई विल स्टडी द मूवमेंट और मोशन ऑफ द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, दैट इज द लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड अगेन द सेम केस इज देयर। किसी भी चीज के मूवमेंट की स्टडी या मोशन की स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूं आपको, मैं कितनी दूर आप भाग सकते हो, आप बताओ, भागना, सिंपल एग्जांपल ले लो, मैं आपसे कहूं आप कितना किलोमीटर भाग सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कि आपकी स्टेमिना कितना है। स्टेमिना क्या आपकी प्रॉपर्टी है ना, स्टेमिना, तभी तो आप भाग पाओगे। इट मींस दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट or motion of any body, we have to first understand the properties of that particular body. That's why in solid mechanics also the first chapter is solid की properties, और fluid mechanics के अंदर भी पहला चैप्टर क्या है, fluid की properties। तो अभी तक जितना पढ़ाया है उतना आपको समझ में आ गया होगा, उसका हमने समरी भी देख ली है। फाइन, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट ये कहता है कि भाई मोशन की स्टडी करनी है, बहुत अच्छी बात है, सिस्टम अप्रोच से करनी है वो उससे भी अच्छी बात है, और करने के लिए प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए पहले, वो सबसे बड़ी बात है। प्रॉपर्टी के बिना तो आप कुछ स्टडी कर ही नहीं सकते। इट मींस दैट वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी, जिसकी बॉडी की स्टडी करने वाले हैं। कौन सी बॉडी की, सॉलिड बॉडी की स्टडी, सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना। और सॉलिड बॉडी क्या होता है, मेटल होता है। इट मींस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल फर्स्ट। हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मेटल की। मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मेटल या मटेरियल की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं माइल्ड स्टील। ध्यान से सुनते जाना। माइल्ड स्टील एक ऐसा स्ट्रक्चरल मटेरियल है जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है कि उसको स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया जाता है। इसमें से सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है इसका वेट, बहुत लाइट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, लाइट वेट होता है इसका। दूसरा, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है उसकी डेप्थ में आगे बात करेंगे। टेम्परेचर के साथ जो चेंजेस आगे पीछे साइज कम ज्यादा होता है वो कंक्रीट के साथ मैच कर जाता है। कंक्रीट और दीवार जो आप लगती है ना कंक्रीट दीवारों में, कॉलम में, वो कंक्रीट के साथ मैच कर जाता है। तो जब आप किसी भी कंक्रीट के साथ माइल्ड स्टील को यूज करते हो, जितना माइल्ड स्टील एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही कंक्रीट एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे बॉन्डिंग बनी रहती है। जैसे मान लो ये रिइंफोर्समेंट है, ये सरिया है, इसके चारों तरफ ये कॉलम है। अब अगर ये कंक्रीट अलग स्पेंड कर रहा है, ये अलग स्पेंड कर रहा है, तो इनके बीच का बॉन्ड कम हो जाएगा ना, बीच में गैप हो जाएगा, वो टूटना का रीजन हो सकता है। इसलिए इसका कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ऑलमोस्ट कंक्रीट के जैसा ही होता है। सेम इलास्टिक मॉडुलस का केस होता है, इसके इलास्टिक मॉडुलस भी मैच कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये होता है ये एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो लोगों ने क्या किया, इस माइल्ड स्टील को उठाया और इसको यूटीएम टेस्टिंग मशीन होती है, इस टेस्टिंग मशीन में रख दिया। इस टेस्टिंग मशीन में रख के इसके ऊपर टेस्ट किया और लोड लगाया। लोड कैसे लगाया और क्या किया वो भी देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक माइल्ड स्टील का, लेट्स से दैट मेरे पास एक माइल्ड स्टील का वायर है। लेट्स टेक दिस, आई हैव अ वायर ऑफ माइल्ड स्टील लाइक दिस, दिस इज द वायर व्हिच आई हैव। ठीक है, ये मेरे पास एक वायर है माइल्ड स्टील का। लेट्स चेंज द कलर। ये मेरे पास वायर है माइल्ड स्टील का, एंड वी नो दैट कि विल बी हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस। इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, समझने में इजी रहेगा। ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स है मान लो इसके अंदर, एंड दिस इज अ माइल्ड स्टील वायर। ये वायर है मेरे पास। व्हाट वी आर डूइंग इज दैट हमने ये माइल्ड स्टील का वायर एक यूटीएम में रखा और हम बात कर रहे हैं कि इसका बिहेवियर स्टडी करने की। बिहेवियर कैसे स्टडी करना, आपको इसको मूव कराना है, मोशन कराने की कोशिश करनी है, इसका बिहेवियर की स्टडी करनी है। बिहेवियर स्टडी करने की स्टार्टिंग से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। स्ट्रेस, एक चीज होता है स्ट्रेस और एक चीज होता है प्रेशर। ध्यान रखना हमेशा, प्रेशर वो चीज होता है जो ऊपर से लगाया जाता है, बाहर से। प्रेशर, अगर मैं कहूं कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है बाहर से प्रेशर आ रहा होगा ना। आप कहो मेरे ऊपर बहुत लाइफ कैरियर का बहुत प्रेशर हो रहा है, कहां से आएगा, बाहर से आएगा ना प्रेशर। बट आप कहोगे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है,
तो स्ट्रेस अकेले बैठ के होता है ना, बाहर से तो नहीं आता, अंदर से आता है। स्ट्रेस इज ऑलवेज एन इंटरनल प्रॉपर्टी विच इज डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी against the external pressure. Whenever some external load, force or pressure is being applied, then the body will develop a response that is known as stress. The stress is an internal property. दूसरी तरीके से समझ लो, दूसरी तरीके से समझ लो, दूसरी तरीके से कैसे समझोगे? जब भी मैं आपको टेंशन दूंगा आपको स्ट्रेस होगा, अंदर से होगा ना। जब भी किसी भी चीज के नेचर के अगेंस्ट वर्क करोगे, दिमाग में इस चीज को चिपका लेना, whenever you will work against the nature of anybody, अगेंस्ट द नेचर मतलब आप जब जो चाहते हो, अगर वो चाहत आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आपको स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस विल ऑलवेज बी डेवलप्ड इंटरनली व्हेनेवर समथिंग विल हैपन विद द बॉडी विच इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ बॉडी। इस पेन को अगर मैं पकड़ा हूं ऐसे करके शांति से, तो इसको कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है, बट मैं अगर इसको पकड़ के खींच रहा हूं तो इसको नहीं खींचना है, वापस आना चाहेगा, तो ये इंटरनल स्ट्रेस डेवलप करेगा इन ऑर्डर टू रेजिस्ट माय एक्सटर्नल फोर्स। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट स्ट्रेस इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी। देयर इज वन मोर थिंग, ये बेसिक सी चीज है, इसको भी और डेप्थ में पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन। लीनियर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं अभी हम, स्ट्रेन का टॉपिक अलग से सेपरेटली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में पढ़ने वाले हम बहुत डेप्थ में। अभी यहां पे बस एक मैं आपको ग्राफ समझाने वाला हूं, उसके बेसिक के लिए ये मैं आपको बता रहा हूं। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन विद द ओरिजिनल डायमेंशन। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन विद द ओरिजिनल डायमेंशन। दैट इज, अगर इसकी लेंथ पहले एल है, ये पेन है, इसकी लेंथ एल है, इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूं, मान लो मैंने इसकी जो लेंथ है वो लेंथ बना दी एल प्लस डेल्टा एल, अभी लेंथ प्लस हो गई एल प्लस डेल्टा एल, ठीक। और मैं आपसे कहूंगा इसका स्ट्रेन बता, तो आप कहोगे सर स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ कितना आया? डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ कितना आया? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितना था? एल। तो स्ट्रेन कितना हो गया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये होता है स्ट्रेन। इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन गोल वाला ई, ऐसे मान लो। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जितना चेंज आया कम ज्यादा का उतना डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ज्यादा आएगा तो पॉजिटिव, कम आएगा तो नेगेटिव। मतलब अगर कम हो रही है चीज तो उसको नेगेटिव मान लेते हैं, मैंडेटरी नहीं है, इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू दैट। बट इन जनरल जो कन्वेंशन चलता है वही चलता है कि खिंचने वाली चीज, लंबी होने वाली चीज को पॉजिटिव किया जाता है, छोटी होने वाली चीज को नेगेटिव किया जाता है। फाइन, तो ये बेसिक सी दो चीजें हम समझ गए, ठीक। हम क्या पढ़ रहे थे? व्हाट वी वर स्टडिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के, जो हम पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर वायर, ये हमारे पास वायर था एंड द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर वायर। नाउ व्हाट इज द केस? द केस इज लाइक दैट, आपने क्या किया, आपने यहां पे एक फोर्स लगाया, लेट्स से दैट दिस फोर्स इज P, दिस इज P। एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं एक्सियल फोर्स। फोर्स को भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि बेसिक सी चीज चल रही है तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता जा रहा हूं। एक्सियल फोर्स का मतलब होता है एक्सिस के अलाउंग, ये वाली एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस के अलाउंग, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलाउंग जो फोर्स लग रही होती है उसे बोलते हैं हम एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, वन इज द टेंसाइल एक्सियल फोर्स, another is the compressive axial force. Tensile axial force and the other is compressive axial force. These are the two types of axial forces, tensile and compressive. ये दो तरीके की एक्साइल आपकी एक्सियल फोर्स होती है। टेंसाइल फोर्स का मतलब होता है खींचने वाला, मैं आपको टेंशन दे रहा हूं, आपका दिमाग फट रहा है मतलब ऐसे बढ़ रहा है, खिंच रहा है, टेंशन। कंप्रेसिव फोर्स दबाने वाली फोर्स, ऑब्वियसली कंप्रेशन, टेंशन। This is tension, this is compression. Both are along the axis, that is, they are known as axial forces. ठीक है, समझ में आ गया। मैंने यहां पे एक टेंसाइल फोर्स लगा दी, ठीक, और मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर वायर के बिहेवियर की। जब हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हमारा एम क्या होता है, हम फोर्स लगा के स्ट्रेन क्रिएट कराते हैं। ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्ट्रेन डेवलप कराते हो आप स्ट्रेन डेवलप कराते हो और स्ट्रेस को मेजर करते हो। ध्यान रखना, हम स्ट्रेस डेवलप नहीं करा सकते क्योंकि स्ट्रेस इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी। आप स्ट्रेन डेवलप करा सकते हो, लंबा छोटा कर सकते हो। जब आप किसी बॉडी को खींचोगे, उसको नहीं खींचना है तो उसको स्ट्रेस होगा। कितनी फोर्स से खींच रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रेस वेरी करता जाएगा। मैं आपका हाथ पकड़ के हल्के से खींचूंगा, आपके हाथ
हल्का सा रिस्पॉन्स, मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं तो लाइट रिस्पॉन्स, और कस के खींच रहा हूं और कस के रिस्पॉन्स, और कस के, और जैसे जैसे मैं बढ़ाता चला जाऊंगा फोर्स वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा. स्ट्रेस इज एन इंटरनल response of the body against external loading. Here the external loading is in tensile nature and the stress will also be. मैं आपको टेंशन दूंगा तो आप मुझे क्या दोगे? टेंशन ही तो दोगे. अगर मैं आपको धक्का मारा मुझे धक्का मारोगे. हमेशा ध्यान रखना, टेंशन दो तो टेंशन लो, ध्यान रखना. ऐसे टेंशन दिया टेंशन मिला. टेंशन बॉडी को टेंशन दोगे तो वो भी वापस क्या होगा? टेंशन ही देगी. ठीक, समझ में आ गई. इंटरनल बात कर रहा हूं. टेंसाइल स्ट्रेसेस ही डेवलप कराएगी. बाकी डेप्थ में फोर्सेस में इसको पढ़ लेंगे. अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका बिहेवियर. इसके बिहेवियर के लिए एक ग्राफ होता है जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील. ये माइल्ड स्टील का वायर है. माइल्ड स्टील का जो वायर है, जब आप उसका ग्राफ बनाते हैं, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है बनना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं ग्राफ को, तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. ऐसे करके कुछ होता है. पहले हम ग्राफ बना लेते हैं. दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस. ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया. कलर दोनों का चेंज कर लेते हैं, इसका भी. फाइन. अब क्या होता है, आपने क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग इज दैट आप इस पे फोर्स कंटिन्यूअसली इसको खींचते चले जा रहे हो. मैंने आपको बताया था सिस्टम अप्रोच से सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ी जाती है. मॉलिक्यूल जितने इसके अंदर है, जब तक ये मर नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा, मॉलिक्यूल्स इतने ही जाएंगे, इतने ही रहेंगे. जान चली जाएगी, मॉलिक्यूल नहीं जाएगा. ये सिस्टम होता है. ऐसे करके ध्यान रखो सॉलिड मैकेनिक्स का. वायर टूट जाएगा, मॉलिक्यूल ना तो कम होगा ना बाहर से कोई एक्सटर्नल सपोर्ट लेगा. ईगोइस्टिक होता है, बाहर का कोई सपोर्ट नहीं है. जो करूंगा अपने आप करूंगा वरना टूट जाऊंगा. सेम फंडा. इसने क्या किया, इसने इसको पकड़ा और खींचना शुरू किया. ठीक है, जब इसने खींचना शुरू किया तो इसने टेंशन देनी शुरू की. ये वायर हल्का हल्का लंबा होना शुरू होगा. बट एक चीज क्लियर है, जब ये वायर लंबा होना शुरू होगा तो ये बीच से पतला होना शुरू होगा. मॉलिक्यूल से उतना ही है ना. पहले इतने पे थे मॉलिक्यूल, इतनी छोटी जगह में इतनी बड़ी जगह कर दी, तो मॉलिक्यूल को दबना ही पड़ेगा क्योंकि सिस्टम तो वही है, मॉलिक्यूल तो उतने ही है. तो मॉलिक्यूल खिसक खिसक के आगे पीछे खिसक खिसक के कुछ ऐसे 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 करके लाइन में आने लग जाएंगे. इसका मतलब इनिशियली क्या होता है, इनिशियली द सिस्टम इज लाइक दैट व्हेन यू विल क्रिएट अ फोर्स. जब आप फोर्स लगाते हो तो जितना फोर्स लगा रहे होते हो, बॉडी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में उतना ही स्ट्रेस डेवलप कर रही होती है. अब आप कहोगे सर स्ट्रेस दिख नहीं रहा है, यहां पे मेरा स्ट्रेस है, यहां पे मेरा स्ट्रेन है. मैंने इसको जितनी फोर्स लगाई उतना ही मैं इसको खींच पाऊंगा. फोर्स की प्रोपोर्शनल जाएगा. जितना लंबा खींचूंगा उतनी ही फोर्स लगेगी. जितनी फोर्स लगाओगे उतनी स्ट्रेन जाएगा. उतना स्ट्रेन के अगेंस्ट उसी के कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डेवलप होगा. तो इनिशियली क्या होता है, जितना स्ट्रेन दे रहे होते हो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रहा होता है एक सर्टेन पॉइंट तक, जिस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए. दिस पॉइंट ए इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट. इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट. प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब होता है इस पॉइंट तक, जब तक इस पॉइंट तक नहीं आ जाते हो, द स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट. ये जो ए पॉइंट आपको यहां दिखेगा, अभी हम इसको सेपरेटली लिख भी लेंगे. दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट. प्रोपोर्शनल लिमिट ये कहती है कि जितना मैंने खींचा है, जितना मैंने टेंशन आपको दिया है, वापस उसी हिसाब से आपने रिस्पॉन्स दिया है मुझे. सीधा सीधा बराबर बराबर चल रहा है अभी. फाइन. ये जो आदमी वायर खींच रहा था, ये थोड़ा खुराफाती टाइप का आदमी था. इसने कहा नहीं यार, जितना खींच रहा हूं उतना रिस्पॉन्स दे रहा. अभी इसको बताता हूं. मैं बढ़ाता गया फोर्स बढ़ाते जाओगे तो मॉलिक्यूल्स पहले इतने थे, फिर खिसक के इतने आए. अब एक टाइम क्या होता है कि जब आप खींच रहे हो मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं, आप खींचते जा रहे हो तो एकदम से मॉलिक्यूल्स में स्लिपिंग इस तरीके से आगे पीछे स्लिप होने लग जाते हैं मॉलिक्यूल. तो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब आप फोर्स और लगाते हो तो यहां पे क्या होता है, हल्का सा इस पॉइंट से ऐसे करके डिविएशन आने लगता है. अभी तक क्या था, स्ट्रेट लाइन था, एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा. स्ट्रेट लाइन मींस दिस एंगल विल बी 45 डिग्री डायरेक्ट. सीधा सीधा जा रहा था एकदम, tan थीटा एकदम 45, दिस बाय दिस, बराबर बराबर, एकदम शानदार. ऐसे मान लो जब ये इस पॉइंट के आगे गया, अब इसमें हल्का सा कर्वेचर आने लग गया और एक सर्टेन पॉइंट तक कर्वेचर रहता है, जिस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं बी पॉइंट. इस बी पॉइंट को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट. एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मतलब होता है इट इज अ प्रॉपर्टी which says that if you will stretch a certain material up to a certain limit which is equal to that of elastic limit and you will leave that material
then that material will have the capacity to regain its original position. मतलब अगर मैं वायर को इतनी फोर्स से खींच के इस पॉइंट तक लेके चला जाऊंगा कि इस पॉइंट तक का स्ट्रेस इसमें डेवलप हो जाए, ये स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो जाए, इस पॉइंट तक का स्ट्रेस इसमें डेवलप हो जाए, और मैं इस पॉइंट पे लाके इसको अगर छोड़ देता हूं, इफ आई लीव दिस बॉडी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा ओ पे, क्योंकि इसकी एबिलिटी ऐसी है। और ये कर्वेचर क्यों आया? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स खिसकने लग गए। उतना ही मॉलिक्यूल्स है ना, ताकत लगा रहे हो, जगह कम कर रहे हो तो खिसकेंगे आसपास में, तो ये थोड़ा सा कर्वेचर आने लग जाता है। इस पॉइंट तक कोई कर्वेचर नहीं होता। ये जो आप देख रहे हो प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट, यहां तक कोई कर्वेचर नहीं, इट इज डायरेक्टली अ स्ट्रेट लाइन, बट द कर्वेचर विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब अगर इस पॉइंट पे अगर आप छोड़ते हो तो इट इज एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। फाइन, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये आदमी अभी भी नहीं माना, इसने कहा नहीं मैं तो तोड़ के रहूंगा वायर। वो अभी भी खींचता गया। अब क्या सिस्टम बना? अब ये सिस्टम बना, सडनली जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस किया बी पॉइंट को, ये जो स्ट्रेस था, स्ट्रेस इस पॉइंट पे चल रहा है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब अंदरूनी स्ट्रेंथ, अंदरूनी जो रिस्पॉन्स, जो ताकत आप डेवलप कर रहे हो अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड। यहां अंदरूनी कौन है? ये मॉलिक्यूल है अंदरूनी। जब तक मॉलिक्यूल एक दूसरे का हाथ पकड़ के अच्छे से खड़े थे, वो वापस खींच रहे थे। आपने उनको जगह ही नहीं छोड़ी, दबा दिया जितने मॉलिक्यूल्स थे, तो अब मॉलिक्यूल्स के हाथ छूटने लग जाएंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप अब अगर और फोर्स बढ़ाते हो तो ये सडनली स्ट्रेस जो है ये ड्रॉप कर जाता है। ये सडनली स्ट्रेस जो है ये ड्रॉप कर जाता है, और कुछ इस तरीके से ड्रॉप करता है। यहाँ बी के बाद आके एक सडन ड्रॉपेज आता है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट हम डिनोट करते हैं, दिस इज सी डैश and this is point C. These are the 2 points which are known as yield points. Yielding क्यों हो रही है? This yielding at C and C dash, अगर आप C और C dash को बोलते हो, this C and C dash, these are yield points. Yielding क्यों हो रही है? This yielding is there because of slipping of this carbon atoms or molecules. ये carbon atoms हैं और molecules हैं, अभी खिसक गए। आप खींचते जा रहे थे, जगह कम होती जा रही थी, लोग दबते चले जा रहे थे, अभी स्लिप हो गए एकदम से। जब ये स्लिप हो गए तो इनका रिस्पॉन्स, आपका हाथ छूट गया तो रिस्पॉन्स कम होगा ना। जब रिस्पॉन्स कम होगा तो ये रिस्पॉन्स तो इधर मेजर कर रहे हो तो ये नीचे जाएगा, तो एकदम से ये रिस्पॉन्स जो पहले ज्यादा आ रहा होता है एकदम से कम हो जाता है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्डिंग। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यील्डिंग क्यों होती है, तो यू विल से दैट द यील्डिंग इज अकरिंग ड्यू टू द स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, क्लियर। 0 से A तक प्रोपोर्शनल लिमिट छोड़ा तो वापस आएगा, आगे और लेके गए इलास्टिक लिमिट छोड़ा तो वापस आएगा, लेकिन कर्वेचर आ गया, स्ट्रेट लाइन A तक थी, और आगे लेके गए तुरंत स्लिपिंग हो गई। क्यों स्लिपिंग हो गई? क्योंकि आप खींच रहे थे, जगह कम कर रहे थे, कार्बन एटम स्लिप कर गया, ताकत कम हो गई। ताकत का मतलब इंटरनल रिस्पॉन्स, मतलब स्ट्रेस। स्ट्रेस along this axis will reduce, it means it had to go down. Fine. अब आता है इसके बाद बहुत मजेदार चीज। जब हम मशीन में ये वायर लगा के टेस्ट कर रहे थे, ये मटेरियल लगा के टेस्ट कर रहे थे, जब आप इस सी पॉइंट तक पहुंच गए तो आपने मेजर कर लिया, मेजरिंग हम बनाते चलते हैं, हमने मेजर कर लिया कि भाई इस पॉइंट पे मेरा जो भी स्ट्रेन होगा, जितना मैं इसको खींचा होगा। एक चीज ध्यान रखना, व्हेन यू विल गेट एट अ पोजीशन विच इज बियॉन्ड दिस पोजीशन बी के आगे चले जाओगे, अब अगर आप वायर छोड़ोगे तो वायर यहां वापस नहीं आएगा। पहले इसकी लेंथ एल थी, बी तक खींच रहे थे तो एल प्लस डेल्टा एल करने के बाद भी ये एल ही बन जा रहा था, पर अब जब बी के आगे चले गए एल प्लस डेल्टा एल प्लस एक्स हो गया। अब अगर आप छोड़ोगे तो ये एक्स वायर इतना बढ़ के ही आएगा, मतलब इसकी लेंथ थोड़ी परमानेंट एक्सीड कर गई है। अब क्या होता है, when you will reach at this particular point, what happen is that, which is very interesting actually, यहां पे क्या होता है, from this point to this point there will be a constant movement or constant response. It means that you can say that from this point to this point the response is constant, which means that आप इस एक्सिस पे बढ़ते चले जा रहे हो। फोर्स बढ़ाने वाला आदमी बहुत खुराफाती था, फोर्स बढ़ाता चला जा रहा है, बट अब क्या हुआ, आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपने देखा कि जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्स दे रहे थे वो दे ही नहीं रहे, वो कांस्टेंट हो गए, जितना खींचना है खींच लो मुझे। इसका मतलब स्ट्रेन जो था, अगर आप यहां पे देखो, इसका मतलब स्ट्रेन जो था वो बढ़ता चला गया, स्ट्रेन यहां से यहां पहुंच गया, लेकिन जो स्ट्रेस आप लेके चल रहे थे इनिशियली,
वो स्ट्रेस अभी भी उतना ही है जितना इस पॉइंट पे आ रहा होगा, जो भी स्ट्रेस होगा इस पॉइंट पे ये अभी उतना ही है। इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आया, रिस्पॉन्स में कोई चेंज नहीं आया, रिस्पॉन्स कांस्टेंट रहा, एंड द स्ट्रेस रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट स्ट्रेस बट कंटिन्यूअस deformation. Deformation is continuous, but the stress or the response remain constant. Then this particular type of behavior or region is known as the plastic behavior or plastic region. Plastic region or plastic behavior means you will continuously be applying the force, and there will be a constant response or development of stress. Continuous deformation under constant response. Response आ ही नहीं रहा, यहां पे जितना रिस्पांस दिया था उतना ही रिस्पांस यहां तक दिया, बट लंबा होता चला जा रहा है। ठीक, यहां तक हम पहुंच गए, इसको हम डिनोट करते हैं, दिस इज पॉइंट डी। ठीक, अब क्या होता है, इस आदमी को लगा कि यार ये रिस्पांस ही नहीं दे रहा है, मैं और ताकत लगाऊंगा, सी से डी तक पहुंच गया, ये और खींचा। आप एक थोड़ा सा इमेजिन करो, जब आप रबर बैंड खींचते हो, इमेजिन करना, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, जब रबर बैंड टूटने वाला होता है तो एंड पॉइंट पे जाके रबर बैंड तोड़ने से पहले आपको एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ती है, झटका देना पड़ता है, तब जाके वो टूटता है। इसका मतलब क्या होता है, लोग पहले 10 लोग थे मान लो फॉर एग्जांपल, 5 लोग ऊपर वाले रो में थे, ऐसे समझ लो, 5 लोग नीचे वाले रो में थे, ये पांचों हाथ पकड़ के खड़े थे, ये पांचों हाथ पकड़ के खड़े थे। आपने दबाना शुरू किया तो ये 5 में से ऊपर वाले में से पहले 3 रह गए, 2 इधर खिसक गए, खिसकते खिसकते खिसकते, समझ में आ रहा है, स्लिपिंग, सी से फिर डी तक। अब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि ये सारे के सारे खिसक के 5-5 की दोनों में 10 रो में आ गए, मतलब पहले 5-5 की 2 रोज थी, अभी 10 की 2 रोज हो गई, एक ही सिंगल रो हो गई, और इन सबने दूसरे के हाथ पकड़ लिया। अभी क्या हुआ, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक सिंगल लाइन में आ गए, ऐसे मान लो कितने मॉलिक्यूल्स थे वो सारे सिंगल लाइन में आ गए, और इन्होंने कहा बेटा अब बताते हैं, और इन्होंने सबने हाथ पकड़ लिए। इसका मतलब अब क्या हुआ, नाउ द केस इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट इफ यू ट्राई टू अगेन डिफॉर्म इट, so what will happen is that this curve will increase and it will rises to this particular point. ये कर्व हो जाता है इंक्रीज, इस पॉइंट को या इस इंक्रीज इन कर्व को, ये जो यहां पे इंक्रीज होकर इस पॉइंट पे पहुंचा है, इस रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग, मुश्किल हुआ स्ट्रेन देना, इसको ई दे देते हैं नाम, डी, दिस इज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ये हो गया स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, समझ में आ गया होगा। सारे पहले 5-5 की 2 रो थी, 10 की 1 रो बन गई, सबने हाथ पकड़ लिया, अब बताओ खींच के हमें अलग करके दिखाओ। ये हुआ फंडा, ई तक पहुंच गया। ये बंदा बोला ऐसा है, कंपटीशन मत करो मुझसे, मैं बताऊंगा खींच के, क्योंकि मेरा एम ही यही है, मैं तुम्हें तोड़ के रहूंगा। इसने और खींचना शुरू किया। 10 लोगों की एबिलिटी जितनी थी, कितनी थी, यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स थे, बहुत ध्यान से समझना, 5-5 की 2 रोज थी, तो टोटल 10 मॉलिक्यूल थे। टोटल रिस्पांस मैक्सिमम से मैक्सिमम ताकत ये मटेरियल कितनी दे सकता था, जितना वो 10 मिलके रिस्पांस दे सकते हैं, है ना। 10 की जो मैक्सिमम रिस्पांस होगा वो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। इसका मतलब ये जो ई पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। इसकी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो सिस्टम का पार्ट है, और सिस्टम अप्रोच के अंदर मॉलिक्यूल्स कम ज्यादा नहीं हो सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मतलब अगर आप इस बॉडी में इतनी ताकत, इतने फोर्स लगा दो एक्सटर्नली कि इसकी इंटरनल स्ट्रेंथ एक्सीड कर जाए, तो ये टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि जब ये 10 मॉलिक्यूल जितनी ताकत लगा सकते हैं, अब आपने इससे भी ज्यादा ताकत लगा दी, तो 10 से ज्यादा का इनका कोई सपोर्ट है नहीं, या बाहर से दोस्ती ये रखते नहीं है, अंदर की जितनी दोस्ती थी, जब वो दोस्ती भी टूट गई तो अब खेल खत्म। मतलब अब क्या हुआ, जब इस आदमी ने और खींचा, ये जाके नीचे यहां पे एफ पॉइंट पे जाके फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये ग्राफ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट, जस्ट टू टेक अ रिवीजन। बाकी लेक्चर को स्पीड में बढ़ा के भी यू कैन टेक अ रिवीजन। 0 से ए प्रोपोर्शनल, बी इलास्टिक, सी डैश, सी यील्ड पॉइंट, स्लिपिंग की वजह से, हाथ छूटने की वजह से, ऐसे याद रखो। सी से डी सेटिंग बना रहे थे वो, तो रिस्पांस देना बंद कर दिया था, लोग सेट हो रहे थे, अभी बताते हैं करके हाथ पकड़ रहे थे। डी के बाद हाथ पकड़ लिए, ई मैक्सिमम ताकत, मैक्सिमम मॉलिक्यूल, मैक्सिमम ताकत साथ में मिलकर लगा रहे थे, ई से ज्यादा का लोड, बॉडी विल फ्रैक्चर डाउन एंड द वायर विल ब्रेक, टूट जाएगा। आ गया होगा समझ में।
क्यों बताया मैंने ये? इतना सारा यहां मेहनत पसीना बहाया मैंने एसी में, क्यों? मैंने इसलिए बताया जिससे मैं आपको प्रॉपर्टीज बता सकूं। तो नेक्स्ट सेशन इज ऑफ प्रॉपर्टीज। ये समझ में आ गया होगा। यहां पे हमने बहुत सारी चीजें देखी। एक प्रॉपर्टी देखी इलास्टिसिटी, दूसरी देखी हमने फ्रैक्चर मींस टफनेस से रिलेटेड होता है, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी देखी, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी देखी। ये सारी प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फाइन, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अभी आप इसको आपने जितना है उसको रिवाइज कर लो। एक सेशन में अभी और अपलोड कर रहा हूं, कंटिन्यूएशन में हम ब्रेक में क्लासेस करा करेंगे, जिससे आपको भी इजी रहे समझना, सोचना और रिकॉल रखना। तो लेट्स कंटिन्यू आफ्टर अ सर्टेन ब्रेक। 15-20 मिनट का ब्रेक लो, चाय पानी पियो, ठंडा पानी सर पे डालो और दोबारा आके बैठ जाओ। टेक केयर। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे, जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे, जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.